तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी विद सतीश में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली क्लास में मन की परिभाषा तथा मन का परिचय पढ़ लिया था और उसमें हमने मन की मुख्य विशेषताएं तथा मन और दिमाग में अंतर हमने पढ़ लिया था। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मन के स्तर यानी कि टाइप्स ऑफ माइंड। मन कितने प्रकार के होते हैं? मन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है हमारा अर्धचेतन मन जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं यानी कि अवचेतन मन। और जो थर्ड नंबर का होता है वो होता है अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। तो मन के स्तर या मन के प्रकार, मन के स्तर, टाइप्स ऑफ माइंड, टाइप्स ऑफ माइंड। मन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है चेतन मन, पहला होता है चेतन मन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन, दूसरा हमारा अवचेतन मन, इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा नंबर जो होता है हमारा अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसे हम जागृत अवस्था भी कह सकते हैं। ये जागृत अवस्था भी कह सकते हैं इसे। और इसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। ठीक है, और इसमें जो व्यक्ति होता है पूरी तरह जागरूक नहीं होता है, इसमें भी आधा ही जागरूक रहता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हो गए मन के। अब हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो है चेतन मन। चेतन मन, चेतन मन क्या होता है? चेतन मन कॉन्शियस माइंड। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो चेतन मन क्या होता है? इसमें यह है कि मनोविज्ञान के अनुसार चेतन मन, जिसे जागृत मन भी कहा जाता है, यह चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहता है। ठीक है, यह मन का सक्रिय भाग होता है। यह मतलब यह एक्टिव माइंड होता है ये, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सोचने, समझने और तर्क करने की इच्छा शक्ति के प्रयोग के लिए करते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार चेतन मन जिसे जागृत मन भी कहा जाता है, जागृत मन भी, जिसे जागृत मन भी कहा जाता है, जिसे जागृत मन भी कहा जाता है, यह चेतना की वह अवस्था होती है, यह चेतना की वह अवस्था है, यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और अपने आसपास के वातावरण और
स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्य के प्रति सचेत रहता है। स्वयं के विचारों, कार्यों और भावनाओं के प्रति सचेत रहता है। ठीक है, यह मन का एक्टिव भाग है। यह क्या है? यह मन का सक्रिय यानी कि एक्टिव भाग होता है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सोचने समझने, हम दैनिक जीवन में सोचने समझने, तर्क करने की इच्छा शक्ति, तर्क करने की इच्छा शक्ति के प्रयोग के लिए करते हैं, ठीक है। तो यह मनोविज्ञान के अनुसार चेतन मन, जिसे जागृत मन भी कहा जाता है, यह चेतना की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण और स्वयं के विचारों, कार्यों और भावनाओं के प्रति सचेत रहता है। यह मन का एक्टिव भाग होता है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में सोचने समझने तथा तर्क करने की इच्छा शक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इसमें पहला उदाहरण है बातचीत करना। इसमें जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो सामने वाला क्या कह रहा है। सामने वाला क्या कह रहा है। सेकेंड उदाहरण है गाड़ी चलाना सीखना। गाड़ी चलाना सीखना। पहली बार जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप हर कदम, जैसे कि गियर बदलना, ब्रेक लगाना, पर पूरा ध्यान देना होता है। यह चेतन का कार्य है। पहली बार जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो आपको हर कदम पर ब्रेक लगाना, रेस खींचना
ब्रेक लगाना, रेस खींचना तथा गियर बदलना। गियर बदलना, गियर बदलना पर पूरा ध्यान देना होता है। पूरा ध्यान देना होता है, यह चेतन मन का कार्य है। यह चेतन मन का कार्य है। देखिए एक्टिव माइंड क्या होता है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्टिव माइंड है। हम जागी हुई अवस्था को एक्टिव माइंड बोलते हैं। जैसे मैं अभी इस वक्त आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्टिव माइंड में काम कर रहा हूं मैं। ये थोड़ी है कि मैं सो रहा हूं और पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है। तो इसी अवस्था को एक्टिव माइंड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो जैसे कि बातचीत करना, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी बातों को हम सुनते हैं अच्छी तरीके से और व्यवहार का आकलन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, गाड़ी चलाना सीखना। जब पहली बार हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेक खींचते हैं, क्लच दबाते हैं और गियर डालते हैं। तो ये कई बार ये प्रोसेस होती रहती है लगातार, और फिर धीरे धीरे हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो ये चेतन मन का कार्य होता है, ठीक है। इन सब चीजों पर पूरा ध्यान देना होता है। अब हमारा जो थर्ड नंबर का आता है वो है, थर्ड नंबर का उदाहरण है वो है अब जो हमारा थर्ड नंबर का उदाहरण है वो है, किसी गणित की समस्या को हल करते समय, कोई योजना बनाते समय आप सचेत रूप से सोचते हैं। किसी गणित की, यानी कि मतलब किसी गणित की समस्या को किसी गणित की समस्या को हल करते समय या योजना बनाते समय आप सचेत रूप से सोचते हैं। आप सचेत रूप से सोचते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, किताब पढ़ना, लिखना, यानी किताब पढ़ना। 5 लिखना। 6 किसी से बातचीत करना। 7 सोच समझकर निर्णय लेना। किसी गणित की समस्या को हल करते समय या योजना बनाते समय आप सचेत रूप से काम करते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक है। किताब पढ़ना, हम कॉन्शियस अवस्था में होते हैं तभी तो किताब पढ़ते हैं, सोते सोते कोई किताब नहीं पढ़ता, ठीक। लिखना,
किसी से बातचीत करना और सोच समझ कर निर्णय लेना, ये कॉन्शियस माइंड के उदाहरण हो गए। यानी कॉन्शियस माइंड ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। ठीक है, बोलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खाना पीना सब कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। अब चेतन मन की कुछ विशेषताएं हैं। चेतन मन की विशेषताएं, तो इसकी पहली विशेषता है, चेतन मन जो होता है जागृत अवस्था में कार्य करता है। चेतन मन क्या करता है? जागृत अवस्था में, चेतन मन जागृत अवस्था में कार्य करता है। यह जागृत अवस्था में कार्य करता है। दूसरा है, यह तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है। ये क्या होता है? तर्क और बुद्धि पर आधारित। तर्क और बुद्धि पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है, थर्ड नंबर, इसमें व्यक्ति को अपने विचारों का पूरा ज्ञान होता है। इसमें व्यक्ति को अपने विचारों का पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, यह सीमित समय और सीमित कार्य करता है। सीमित समय, सीमित समय और सीमित कार्य करता है। यह निर्णय लेने में सहायक होता है। यह निर्णय यानी कि डिसीजन लेने में सहायक होता है। लेने में यह डिसीजन लेने में सहायक होता है। तो चेतन मन की ये विशेषता होगी, मतलब यह जागृत अवस्था में ही कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा तर्क और बुद्धि पर आधारित होता है, यानी कि रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी पर आधारित होता है। ठीक है, तीसरा, इसमें व्यक्ति को अपने विचारों का पूरा ज्ञान होता है। चेतन मन में हमारा मन जो होता है एक्टिव रहता है, हमारा माइंड भी। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने विचारों का पूरा ज्ञान होता है। और यह सीमित समय और सीमित कार्य करता है। सीमित समय में सीमित कार्य करता है, कम समय में कम कार्य करता है। ठीक है, यह निर्णय लेने में सहायक होता है, यानी कि डिसीजन लेने में हम जागी हुई अवस्था में ही निर्णय लेते हैं, न कि अचेतन मन में, या फिर वो अचेतन मन हो गया और उसमें चेतन मन में ही हम निर्णय लेते हैं, अचेतन मन में। ठीक है, अचेतन मन में हम निर्णय नहीं लेते हैं, केवल चेतन मन में ही निर्णय लेते हैं। और अब इसके बाद है इसके लाभ। इसके लाभ पढ़ने से पहले एक बार चेतन मन के हम कार्य देख लेते हैं कि चेतन मन के क्या क्या कार्य होते हैं। चेतन मन के कार्य, चेतन मन के क्या है? कार्य, यानी कि वर्क ऑफ कॉन्शियस माइंड, वर्क ऑफ कॉन्शियस माइंड। ठीक है, कि चेतन मन के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें होता है सोचना। पहला पॉइंट क्या होता है? सोचना, थिंकिंग प्रोसेस, सोचना। इसमें थिंकिंग प्रोसेस होती है।
जागी हुई अवस्था में ही हम मनुष्य सोच सकता है। थिंकिंग यानी किसी विषय पर सोचना, किसी विषय पर सोचना। दूसरा पॉइंट आता है हमारा समझना, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जिसे। इसका मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना। अंडरस्टैंडिंग करेंगे तभी तो अर्थ ग्रहण करेंगे। थर्ड पॉइंट, निर्णय लेना। निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सही गलत चुनना। सही गलत चुनना। इसके बाद में आता है ध्यान, अटेंशन। ध्यान, अटेंशन। ध्यान, अटेंशन किसी एक वस्तु पर एकाग्र होना। किसी एक वस्तु पर एकाग्र होना। ठीक है। इसके बाद में आता है समस्या समाधान। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मन के कुछ मुख्य कार्य है, जैसे कि सोचना, थिंकिंग प्रोसेस होती रहती है मन में। किसी विषय पर सोचना, समझना, अंडरस्टैंडिंग अर्थ ग्रहण करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग सही गलत चुनना, और ध्यान, अटेंशन किसी एक वस्तु पर एकाग्र होना, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंसान जागी हुई अवस्था में ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे अवचेतन मन के लाभ। अवचेतन मन के लाभ। चेतन मन के गुण या लाभ। चेतन मन के गुण या लाभ, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेरिट्स। ठीक है। इसमें पहला है तार्किक सोच और विश्लेषण। तार्किक सोच और विश्लेषण। तार्किक सोच और विश्लेषण। ठीक है। इसमें पहला है चेतन मन हमें चीजों का विश्लेषण करने, सही और गलत में अंतर करने और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता देता है। ठीक है। तो चेतन मन हमें चीजों का, चेतन मन हमें चीजों का, चेतन मन हमें चीजों का विश्लेषण करने, सही और गलत में अंतर, विश्लेषण करने तथा सही और गलत में अंतर करने और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता देता है। तार्किक निर्णय लेने की क्षमता देता है। तार्किक निर्णय लेने की क्या देता है? क्षमता देता है। इसमें दूसरा पॉइंट है इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण।
इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण। इसमें क्या होता है कि यह हमें लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। यह हमें लक्ष्य निर्धारित करने में लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। इच्छा शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है। तीसरा है हमारा सीखने की क्षमता। तीसरा क्या है? सीखने की क्षमता। इसमें क्या आता है? नई नई जानकारी सीखने और कौशल को विकसित करने यानी कि स्किल डेवलपमेंट में करने के लिए सचेत प्रयास आवश्यक है। नई नई जानकारी सीखने तथा कौशल विकसित यानी कि स्किल डेवलपमेंट नई नई जानकारी सीखने तथा कौशल स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सचेत प्रयास आवश्यक है। सचेत प्रयास आवश्यक क्या है? आवश्यक है। अब है वर्तमान जागरूकता। वर्तमान जागरूकता यह हमें वर्तमान क्षण में जागरूक रहने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। यह हमें वर्तमान क्षण में जागरूक रहने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। मतलब वर्तमान जागरूकता में यह है कि हमें वर्तमान क्षण में जागरूक रहने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। तो ये इसके गुण हो गए, लाभ हो गए। अब इसके बाद आती है इसकी हानियां। तार्किक सोच और विश्लेषण यानी चेतन मन हमें चीजों का विश्लेषण करने तथा सही और गलत में अंतर करने और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता देता है। दूसरा इच्छा शक्ति और लक्ष्य निर्धारण यानी कि हमारी विल पावर, इच्छा शक्ति लक्ष्य निर्धारण करने या हमें लक्ष्य निर्धारित करने में और उन्हें प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है। सीखने की क्षमता, नई नई जानकारी सीखने तथा कौशल विकसित
स्किल डेवलपमेंट करने की सचेत प्रयास आवश्यक है। यानी कि जो यह मन है हमारा, चेतन मन, हमें नई नई कौशल विकसित करने में हमारा मदद करता है। ठीक है, नई नई जानकारी को एकत्र करने में हमारी बहुत मदद करता है चेतन मन। और वर्तमान जागरूकता यानी कि प्रेजेंट टाइम में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होता है कि हम किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। अब इसके बाद में आती है हमारी हानियां। चेतन मन के गुण ये कंप्लीट हो गए हैं, अब इसकी हानियां। चेतन मन की हानियां या अवगुण, अवगुण भी बोल सकते हैं इसे। चेतन मन की हानियां, इसमें पहला है सीमित क्षमता। पहला क्या है? सीमित क्षमता। सीमित क्षमता यानी कि चेतन मन की सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता भी सीमित होती है। यह एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चेतन मन की सूचनाओं को, चेतन मन की, चेतन मन की सूचनाओं को, चेतन मन की सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता, संसाधित करने की क्षमता सीमित होती है। सीमित होती है। ठीक है, यह एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में, यह एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में, यह एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। जानकारी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, NXIETY, एंजाइटी। ठीक है, तो अत्यधिक सोचना या विश्लेषण करना यानी कि ओवर थिंकिंग जो होती है, उसमें तनाव, चिंता और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। अत्यधिक सोचना या विश्लेषण करना, अत्यधिक सोचना या विश्लेषण करना यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग तनाव, चिंता और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। तनाव, चिंता, मानसिक थकावट का कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में आदतों पर सीमित नियंत्रण, आदतों पर सीमित नियंत्रण, आदतों पर सीमित नियंत्रण। इसमें दैनिक जीवन में कई कार्य, आदतें और भावनाएं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है, जिस पर चेतन मन का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। दैनिक जीवन में कई कार्य, दैनिक जीवन में
कई कार्य है, दैनिक जीवन में कई कार्य है, आदतें और भावनाएं हैं, आदतें और भावनाएं, आदतें और भावनाएं, आदतें और भावनाएं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है, अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित, अवचेतन मन द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है, जिस पर चेतन मन का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, जिस पर चेतन मन का, जिस पर चेतन मन का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। ठीक है। और हमारा लास्ट है धीमी प्रसंस्करण गति, धीमी प्रसंस्करण, धीमी प्रसंस्करण गति। इसमें क्या है, अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन सूचनाओं को धीमी गति से संसाधित करता है। अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन, अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन, अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन, अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन सूचनाओं को धीमी गति से, सूचनाओं को धीमी गति से, सूचनाओं को धीमी गति से संसाधित करता है। धीमी गति से क्या करता है, संसाधित करता है, क्योंकि इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है, क्योंकि इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन, विश्लेषण और मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन शामिल होता है। अवचेतन मन की हानियां, इसमें सीमित क्षमता, यानी कि चेतन मन की सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सीमित होती है। यह एक समय में केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी पर ध्यान दे सकता है। ठीक है। और तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अत्यधिक सोचना या विश्लेषण करना ओवर थिंकिंग कहलाती है। तनाव चिंता मानसिक थकावट का कारण बन सकती है, यानी कि जब इंसान ज्यादा सोचेगा, लगातार सोचता ही जाता है, तब उसको क्या है कि जो मानसिक मेंटलिटी है, ओवर थिंकिंग करने की वजह से मानसिक थकावट हो जाती है, जिससे उसका सिर दर्द या फिर अन्य जो है मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा है आदतों पर सीमित नियंत्रण, यानी कि दैनिक जीवन में कई कार्य, आदतें और भावनाएं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जिस पर चेतन मन का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, जिस पर चेतन मन का सीधा और पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। धीमी प्रसंस्करण गति, अवचेतन मन की तुलना में चेतन मन सूचनाओं को धीमी गति से संसाधित करता है, क्योंकि इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होता है। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आएगा अवचेतन मन। अवचेतन मन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपको यह हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।